नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक और बार स्वागत है दिव्यांशु स्टडी पॉइंट के मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास होने वाली है जो हमारे कक्षा 11 की अर्थशास्त्र की पुस्तक में इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की जो पुस्तक है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है यानी अध्याय 1 जो है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। तो जो है इस चैप्टर को जो है हम लाइन बाय लाइन एकदम बढ़िया से जो है इसका जो है नोट्स पढ़ने वाले हैं, इसकी जो है भूमिकाएं पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पॉइंट जो है इसका भूमिका। तो इसके जो है हम पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में आखिर है क्या क्या। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्वतंत्रता से जो पूर्व है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है औपनिवेशिक थी। ठीक है, इस सब जो एक लाइन में है कितने दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत जो है स्वतंत्र कब हुआ। भारत जो है स्वतंत्र कब हुआ? तो आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत जो है आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, और इसमें एक और प्रश्न बन रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व जो है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है औपनिवेशिक थी, क्योंकि उस समय जो है भारत को किसने गुलाम बना रखा था? तो भारत को ब्रिटिशर्स ने गुलाम बना रखा था, ब्रिटिश शासन ने गुलाम बना रखा था। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इस व्यवस्था का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था। कि भाई भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका संचालन ब्रिटिश सरकार के हितों के अनुसार होता था। कि भारत की अर्थव्यवस्था का जो संचालन है वो कौन करती थी? ब्रिटिश सरकार करती थी। क्यों? क्योंकि वो भारत जो है इसका ही औपनिवेशिक था। तो इस जो इन्होंने नए हित के अनुसार संचालन किया, वो हितों का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि ब्रिटिश सरकार ने अर्थव्यवस्था भारत की संभाली, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये 3 मुख्य उद्देश्य रहे हैं कि भारत का आर्थिक शोषण करना। भारत जब औपनिवेशिक यानी कि गुलाम बना तो उससे पहले जो है भारत को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। किसकी? सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण करके भारत का जो सारा है धन लूट लिया, भारत की जो है मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को लूटा, महलों को लूटा, उनसे जो सोना धन प्राप्त हुआ उससे जो है ले जाकर वो कहाँ ले गए? ब्रिटेन ले गए। ठीक है, इससे जो है भारत का आर्थिक शोषण अत्यधिक हुआ, क्योंकि उससे पहले जो भारत जो है दुनिया का सबसे समृद्ध देश माना जाता था। और गुलाम बनने के ठीक 150 साल बाद यानी कि 150 सालों में ब्रिटिशर्स ने यानी कि 150 ईयर्स यानी कि 150 सालों में ब्रिटिशर्स ने जो है भारत का इतना आर्थिक शोषण किया कि भारत को एकदम निर्धन और गरीब बना दिया। ठीक है, निर्धन बना दिया और गरीब बना दिया। ठीक है, और दूसरा उद्देश्य क्या था? तो भाई दूसरा उद्देश्य था कि ब्रिटेन को कच्चा माल उपलब्ध कराना। कि उस समय जो है समृद्ध होने के साथ साथ, धन संपदा अधिक होने के साथ साथ भारत जो है कृषि प्रधान देश था। उस समय जो है भारत में कृषि प्रधान देश था भारत उस समय। ठीक है, क्योंकि भारत में जो है लगभग बहुत ही अच्छी मात्रा में इतनी अच्छी किस्म की खेती होती थी कि वहाँ कपास और जूट जैसे जो है कच्चा माल जो है बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता था। तो ब्रिटेन ने भारत को औपनिवेश यानी कि भारत को गुलाम बनाने के बाद उसे कच्चा माल उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। वहाँ से वो जूट या कपास आदि जैसे कच्चे मालों को जो है कहाँ भेजते? ब्रिटेन भेजते। और ब्रिटेन से जो है भेजने के बाद ब्रिटेन के तैयार माल के लिए बाजार बनाना। वहाँ जैसे ये समझो, ये इन लाइन के बीच में एक और गैप लाइन थी, वो थी कि ब्रिटेन को कच्चा माल उपलब्ध कराना था। भारत जो है उस समय कृषि प्रधान देश था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि कृषि प्रधान देश था, भारत से जो है कच्चा माल लेके वो ब्रिटेन को भेजते। ब्रिटेन में उद्योगों और मशीनों के माध्यम से उस कच्चे माल को एकदम तैयार माल के लिए तैयार माल बना दिया जाता था। अब उस तैयार माल को जो है भारत में वापस लेकर उसका बाजार लगाते थे और भारतीयों को ही वापस बेचते थे। यानी कि भारत का जो कच्चा माल था उससे आधारित तैयार माल भारतीयों को ही महंगे दामों पर जो है बेचते थे। इससे जो है आर्थिक शोषण भी बढ़ा और कच्चा माल जो है वो भी भारत का जो है ब्रिटेन को फ्री में जाता रहा। उस समय औपनिवेशिक था। ठीक है, और वो फ्री में भारत का जो कच्चा माल है वो वहाँ जाता रहा, वहाँ से तैयार माल आता रहा और महंगे दरों पर बिकता रहा। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि भारत की जो औपनिवेशिक शासक की प्रकृति। ठीक है, नेचर ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी। ठीक है, कि ये हम पढ़ने वाले हैं दूसरा पॉइंट के औपनिवेशिक शासन की प्रकृति कैसी थी। कि नेचर ऑफ कॉलोनियल
इकोनॉमी। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं कि ब्रिटिश शासन में भारत की अर्थव्यवस्था को जानबूझकर अविकसित रखा गया। कि ब्रिटिश शासन जो थी उस समय जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, उसे जो है जानबूझकर जो है अविकसित रखा गया। अविकसित क्यों रखा गया? कि अगर जो है भारत की अर्थव्यवस्था विकसित हो जाएगी तो वो जो है मतलब अपने लिए जो है स्टैंड लेने लगेगी, यानी कि मतलब अपने लिए जो है खड़ी होने लगेगी और ब्रिटिशर्स को ज़्यादा देर तक यहाँ अपनी से मतलब उपनिवेश नहीं करने देगी। तो इसीलिए जो है वो इसे अविकसित रखा गया, विकासशील ही रखा गया, ना कि विकसित रखा गया। ठीक है, और इसकी जो मुख्य विशेषता क्या रही? भारत एक कृषि प्रधान देश बना रहा, उद्योगों का विकास नहीं हुआ, आय बहुत कम थी, गरीबी और बेरोजगारी व्यापक रूप से फैली हुई थी। ये जो है विशेषताएं किसके लिए थी? ब्रिटिश शासन के लिए। और भारत को जो है एकदम बहुत ही समृद्ध से पिछड़ा देश बना गई ब्रिटिश शक्ति। ठीक है, ये चार जो है बहुत ही मुख्य विशेषताएं हैं कि भारत जो है विकसित रहा। ठीक है, कृषि क्षेत्र की स्थिति, कि उस समय जो है कृषि क्षेत्र की स्थिति कैसी थी? तो स्वतंत्रता से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि ही थी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उस समय जो है कृषि में भी बहुत ही समृद्ध थी। ठीक है, भारत में जो है इतनी कृषि की जाती थी कि बाकी कहीं ऐसी जगह नहीं थी जहाँ इतनी कृषि नहीं कही जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर थी भारत की स्थिति, कृषि स्थिति बहुत ही आधार जो है कृषि की बहुत ही बढ़िया आधार था, बहुत ही बड़ी अर्थव्यवस्था थी कृषि आधारित। ठीक है, इसमें है कि ये देखिए भारत की जो लगभग 70 से 75% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर थी। भारत की जो 70 से 75% जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर थी। ठीक है, फिर भी कृषि पिछड़ी और अविकसित थी। फिर भी जो है कृषि पिछड़ी और अविकसित थी। क्यों? क्योंकि मैंने इसको आपको जो है ऊपर कारण बताया। ठीक है, भूमि व्यवस्था कैसी थी? तो भाई भूमि की जो व्यवस्था है वो ऐसी थी कि ब्रिटिश शासन में 3 प्रमुख भूमि व्यवस्थाएं थी। ब्रिटिश शासन में कितनी? 3 प्रमुख भूमि व्यवस्थाएं थी। ये प्रमुख भूमि व्यवस्थाएं हैं, एक जमींदारी प्रथा, एक रैयत वाली प्रथा और एक महलवारी प्रथा। ठीक है, ये तीनों प्रथा जो है बहुत ही ब्रिटिश शासन में मुख्य भूमि व्यवस्थाएं थी। ठीक है, जमीन इसमें है कि जमींदार किसानों से अधिक लगान वसूल करते थे, किसान शोषण का शिकार होते थे। किसके? जमींदार का। जमींदार अंग्रेजों का। ठीक है, इसमें हमें आगे बताया गया है कृषि की समस्याएं। कृषि की कैसी समस्याएं थी? तो भाई सिंचाई के साधनों की कमी थी, पुराने औजारों का प्रयोग किया जाता था, उन्नत बीजों का अभाव था, प्राकृतिक आपदाओं पर निर्भर थी। यानी कि सिंचाई के साधनों की कमी थी, यानी कि सिंचाई नहीं हो पाती थी। पुराने औजार यानी कि हाथों से हल से जो है जोतना पड़ता था। ठीक है, उन्नत बीज यानी कि नए नए बीजों का अभाव था। ठीक है, और प्राकृतिक आपदाओं पर निर्भर थी, जैसे कि बारिश वगैरह। हमने कोई नदियों से पानी नहीं लेने दिया जाता था, कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता था, बावड़ियों से पानी नहीं लेने दिया जाता था। बस कहाँ से पानी लोगे? प्राकृतिक आपदा यानी कि बारिश आएगी तो ही आपको पानी प्राप्त होगा। बाढ़ आने के कारण नदियों का पानी जो है खेतों में आएगा तो ही आपको सिंचाई होगी। और मगर टैक्स जो है टाइम पर भरना पड़ता था। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है, इसके परिणाम क्या हुए? इसके क्या परिणाम हुए? तो कृषि उत्पादकता बहुत कम थी, किसान अत्यंत गरीब थे। ये 2 मुख्य परिणाम हुए। ठीक है, अगला चौथा है कि उद्योगों की स्थिति कैसी थी? ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कि उद्योगों की जो स्थिति थी वो कैसी स्थिति थी? कि ब्रिटिश शासन में भारतीय उद्योगों को जानबूझकर विनाश किया गया। यानी कि भारत की जो इंडियन इकोनॉमी जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसको जानबूझकर अविकसित रखा गया। किसके द्वारा? तो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा तो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, कुटीर उद्योगों का पतन, यानी कि भारत के जो खुद के उद्योग थे, यानी भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग उपस्थित थे, उनका पतन हो गया। ब्रिटिश नृत्य के कारण ये नष्ट हो गए। ब्रिटेन का सस्ता मशीन निर्मित माल भारत में बेचा गया। मैंने जैसे कि आपको ऊपर बताया प्रस्तावना भूमिका में कि भारत जो है ब्रिटेन जो है भारतीय कृषि का जो कच्चा माल है वो ब्रिटेन में बेचता। ब्रिटेन के सस्ता मशीन निर्मित माल जो है भारत में बेचा जाता था महंगे दरों पर। और वो भी ये जो निर्मित माल है भारत में बेचा जाता था, ये किस में? महंगे दरों में बेचा जाता था। ठीक है, महंगे दरों में। आधुनिक उद्योगों का सीमित विकास। पॉइंट क्या आता है कि आधुनिक उद्योगों का सीमित विकास। कुछ आधुनिक उद्योग विकसित हुए, जैसे कि कपड़ा उद्योग,
जूट उद्योग, ठीक है, ये उद्योग जो है विकसित हुए। लौह एवं इस्पात उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, जूट उद्योग, कपड़ा उद्योग, ये जो 3 मुख्य उद्योग है ये जो है उसमें विकसित हुए। लेकिन इसके भी कारण थे, लेकिन ये उद्योग भी ब्रिटिश सत्ताओं के लिए थे, भारी उद्योगों का अभाव था, ठीक है। 5वां है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड। भारत का विदेशी व्यापार ब्रिटेन के पक्ष में था। किसके पक्ष में था? तो क्या ब्रिटेन के पक्ष में था, ठीक है। का निर्यात, वो क्या निर्यात करते थे? तो कच्चा कपास, जूट, चाय, कॉफ़ी, ठीक है, मसाले। कच्चा माल क्या करते थे? तो क्या कच्चा माल, कच्चा कपास, जूट, चाय, कॉफ़ी या मसाले, ठीक है। और आयात क्या करते थे? मशीन से बने हुए कपड़े, औद्योगिक वस्तुएं। ये जो 2 माल है आयात करते थे और वो निर्यात करते थे, ठीक है। भारत केवल कच्चा माल आपूर्तिकर्ता और तैयार माल का उपभोक्ता बन गया। कच्चा माल जो है यहाँ से फ्री में ब्रिटिशर्स ले जाते ब्रिटेन में, वहाँ से कंपनी तैयार करते और तैयार जो माल है उससे उपभोक्ता बनाकर भारत को उपभोक्ता बना देते। तैयार माल है उसे महंगी दरों पर भारत में बेचा करते थे, ठीक है। परिवहन और संचार, तो क्या कि 6ठा पॉइंट आता है परिवहन और संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ब्रिटिश सरकार ने रेलवे, सड़क और बंदरगाहों का विकास किया। ये बहुत अच्छा काम कर गई ब्रिटिश सरकार, केवल एक अच्छा काम, रेलवे, सड़क और बंदरगाहों का विकास किया। उद्देश्य क्या था? इसका भी उद्देश्य था, ऐसे ही अपने फायदे के लिए ये सब किया था कि कच्चा माल बंदरगाह तक पहुंचाना, ब्रिटिश माल को देश के अंदर पहुंचाना और सैन्य नियंत्रण बनाए रखना, ठीक है। यह विकास भारतीय हित में नहीं बल्कि ब्रिटिश हित में था। ये जो विकास है ये भारतीय हित में नहीं था बल्कि ब्रिटिश हित में जरूर था। 7वां जनसंख्या की स्थिति, तो कि जनसंख्या की स्थिति, मृत्यु दर अधिक थी, जीवन प्रत्याशा कम थी, ठीक है। मृत्यु दर जो क्या था बहुत अधिक थी और ये जो है बहुत नीचे थी, ठीक है। साक्षरता दर बहुत कम थी, पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, उसमें शिक्षा का स्तर नहीं था, जीवन प्रत्याशा थी, मृत्यु दर थी, ठीक है। स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण की स्थिति अत्यंत खराब थी, यानी कि जो मैंने इसमें ऊपर बताया कि स्वास्थ्य जो है, शिक्षा जो है और पोषण जो है, इनकी स्थिति जो है अत्यंत खराब थी, बहुत ही पिछड़ी स्थिति इनकी, ठीक है। 8वां जो आता है पॉइंट आता है वो है गरीबी और बेरोजगारी। यानी गरीबी और बेरोजगारी कैसी थी कि ब्रिटिश नीतियों के कारण व्यापक गरीबी थी, ठीक है। ब्रिटिश जो नीतियाँ थी उनके कारण व्यापक गरीबी फैली हुई थी। उद्योगों के अभाव में रोजगार के अवसर कम थे, ठीक है। छिपी हुई बेरोजगारी भी कृषि में पाई जाती थी, ठीक है। 7वां पॉइंट आता है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो इसमें बताया गया कि प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी, आय का वितरण असमान था, ठीक है। अधिकांश लोग न्यूनतम जीवन स्तर के नीचे व्यापन करते थे, ठीक है। आर्थिक शोषण के साधन, ठीक है। मेथड ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत का शोषण निम्न तरीकों से किया गया। किन तरीकों से किया गया? तो भाई भारी कर नीति, कच्चे माल का सस्ता निर्यात, भारतीय उद्योगों का विकास, धन का इंग्लैंड को स्थानांतरण, ट्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1947 में जो है भारत आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत जो है आज़ाद हुआ था। तब जो है ये गरीब देश था, कृषि पर अत्यधिक निर्भर था, उद्योगों की कमी थी, सामाजिक आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त था। तो आप देख सकते हैं कि आप खुद अंदाजा लगाइए 1600 ईस्वी, ठीक है। 1600 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वास्को दी गामा, ठीक है, वो भारत आया। तब जो है भारत जो है एक बहुत ही समृद्ध, धनी, ठीक है, कृषि पर निर्भरित परंतु अत्यधिक धनवान और सोने की चिड़िया कहा जाने वाला एक देश था। और जब 1947
1947 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई, तब भारत एक गरीब, कृषि पद्धतिक निर्भर और उद्योगों की कमी, सामाजिक आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त देश बन चुका था। किनके कारण? ब्रिटिश सरकार की कुनीतियों के कारण। यही कारण था कि स्वतंत्र भारत को आर्थिक विकास की नई योजना बनानी पड़ी थी। ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या रहा कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था शोषण पर आधारित, ठीक है, किन पर? कि शोषण पर आधारित, अविकसित, असंतुलित थी। ठीक है, ब्रिटिश शासन ने भारत को आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया। इसी पृष्ठभूमि में स्वतंत्र भारत ने योजनाबद्ध आर्थिक विकास का मार्ग अपनाया। ठीक है, अब जो है ये चैप्टर जो है बच्चों आपका हो गया है ख़त्म। ये जो एक किस्ट रिवीजन के तौर पर मैंने जो है ये क्लास ली है कि वार्षिक परीक्षाएं जो है क्लास 11th की नज़दीक आ रही हैं, इसके लिए जो एक किस्ट रिवीजन से अलावा कोई बेहतर ज़रिया नहीं हो सकता इस क्लास के अलावा इस चैप्टर के लिए। ठीक है, अभी के टाइम पर सभी जो है क्लास 10th और क्लास 11th की बोर्ड परीक्षाएं हेतु यूट्यूब पर जो है क्लासेस आ रही है, लेकिन यही एकमात्र चैनल है दिव्यांशु स्टडी पॉइंट, जिस पर जो है आपको क्लास 11th की जो है बहुत सारी क्लासें मिलेंगी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और जितने भी वीडियोज़ हैं उन पर लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, राम राम। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको कुछ परीक्षा टिप्स देना चाहता हूँ कि परीक्षा टिप्स, ये 3 परीक्षा टिप्स हैं कि यदि इस चैप्टर में 3 से 5 अंक का प्रश्न आए, ठीक है, हम एक एक दो प्रश्न की बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, हम एक एक दो प्रश्न की बात ही नहीं कर रहे हैं। किस कारण से? तो भाई वो तो आप किसी भी तरह ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन 3-3, 5-5 अंक का जो प्रश्न आएगा उसको जो है कैसे लिखना है, तो पहले तो है उस प्रश्न का कारण लिखिए और फिर उस प्रश्न से क्या प्रभाव पड़ रहा है वो लिखिए। 5 से 8 अंक का प्रश्न आता है तो पहले शीर्षक और बिंदु बनाकर लिखिए उस प्रश्न को, यानी सबसे पहले उसका शीर्षक लिखिए, शीर्षक के बाद बिंदु बना के पॉइंट पॉइंट बिंदु पॉइंट ऐसे ऐसे करके उसको जो है पेज भर दीजिए। ठीक है, और फिर लास्ट आता है कि अगर सबसे बड़ा तहलका 10-12 अंकों का प्रश्न आ जाए तो भाई उसे कैसे करें। कोई घबराने वाली बात नहीं है, सबसे पहले उस प्रश्न की भूमिका लिखिए। ठीक है, उस प्रश्न का जो मुख्य भाग है उस पर जो अंडरलाइन कीजिए, पेंसिल से निशान लगाइए। ठीक है, हाईलाइट कीजिए, उससे जो है थोड़ा जाड़े अक्षरों में लिखने की कोशिश कीजिए और बड़ा लिखने की कोशिश कीजिए मुझे मुख्य भाग को, और फिर निष्कर्ष लिख दीजिए कि इन दोनों को मिलाकर क्या निष्कर्ष निकला, तो भाई उस निष्कर्ष को लिख दीजिए और अंत में एक प्यारी सी लाइन लिख दीजिए। ठीक है, तो यही आज का वीडियो था। ये चैप्टर जो है हो चुका है ख़त्म। ठीक है, अब जो है मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम। परीक्षा की तैयारी जारी रखते रहिए। आपको हर दिन एक नई वीडियो के साथ इस चैनल पर हर दिन एक नई वीडियो मिलेगी। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।